So, hello everybody, I'm Suzindwa, you're watching my channel, and today we will talk about liver. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिवर के लोकेशन के बारे में। लिवर जो है हमारे अपर राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी के पाया जाता है। डायफ्राम के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। सबसे बड़ा ग्लैंड है तो ऑब्वियसली इसके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लिवर दो पार्ट्स में कटा हुआ है। जैसे हम पार्ट्स को हम कहते हैं लोब्स। पहले लोब होता है हमारा राइट लोब और दूसरा लोब होता है हमारा लेफ्ट लोब। राइट लोब बड़ा होता है लेफ्ट लोब से। और हाँ, ये दोनों सेपरेटेड होते हैं एक लीगामेंट से। लीगामेंट का नाम है पैल्किफॉर्म लीगामेंट। अगर हम इसका वेट नापने की कोशिश करें तो इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 1.2 से 1.5 केजीज में आता है। ये जो है इसके अंदर हेपाटिक लोब्यूल्स मिलेंगे। लोब्यूल्स मतलब हेपाटिक सेल्स मिलेंगे जो कुछ इस टाइप के होंगे। प्रॉपर तो नहीं, प्रॉपर लाइंस तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ ऐसे ही होंगे। इनमें से जो हेपाटिक सेल्स हैं, जो हम हेपाटोसाइट्स बोलते हैं, लिवर के सेल्स जो होते हैं, ये ऐसा कॉर्ड की तरह से फ्रेम करके बैठे होते हैं। कॉर्ड की तरह से पूरा फॉर्म करके बैठे होते हैं। ओके, यहाँ पर हम्म उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोब्यूल्स में अगर हम बहुत ही अच्छी तरह से देखें तो हमें पता चलेगा इजीली कि ग्रीन वाला हम वेन्स को मान के चल रहे हैं। ग्रीन इसमें जो है डीऑक्सीजेटेड ब्लड होता है, तो हम इसे ग्रीन से करेंगे। रेड वाला ऑक्सीजेटेड ब्लड होता है, इसलिए हम इसे अपना रेड से करेंगे। आर्टरी होगी। आर्टरीज जो होती हैं ये दो आती हैं लीवर में, क्योंकि दो लोब्स होते हैं तो दो आर्टरीज भी होंगी, और दो आर्टरीज होती हैं तो दो वेन्स भी होंगे। पहला होता है डोर्सल आउटा। डोर्सल आउटा डायरेक्टली हार्ट से आता है हमारे लीवर में। ये हमें ऑक्सीजन ब्लड दे देता है। और हेपाटिक आर्टरी होती है जो हमारे लीवर को ऑक्सीजन ब्लड देती है। दूसरा आता है हेपाटिक वेन। और न, और हेपाटिक वेन के साथ एक और वेन आती है जिसे हम कहते हैं द पोर्टल वेन। ये वेन इंटेस्टाइन से लाती है न्यूट्रिएंट्स जो हमारे लीवर उससे कन्वर्ट कर देता है। हमारे हमें अब्सॉर्ब करने में इजीली हो जाता है। हमें अच्छी तरह से हमें ना सेल भी तो माननी पड़ेगी। लिवर हेल्प करता है एपेटाइट से। मतलब अगर किसी का एपेटाइट ज्यादा होगा, किसी को ज्यादा भूख लगेगी, इसका मतलब उसका लीवर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। और अगर किसी को भूख ही नहीं लगेगी तो फिर इसका मतलब उसका लीवर काम नहीं कर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब मेरा लीवर भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है क्योंकि मेरी एपेटाइट भी बहुत ज्यादा है। अब हम आगे देखते हैं तो हमें पता चलेगा लोब्यूल में अंदर। तो अगर हम इसे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से जूम करें तो हमें पता चलेगा कि बीच में ये सर्कल है। ये सर्कल क्या है? ये सर्कल एक्चुअली हेपेटिक वेन की ब्रांच है। ये ब्रांच ऐसे बढ़ जाती है ना, जैसे मैंने ऐसे दिखाया है, वैसे ही ये ब्रांच में आ गया। एक मोटा ब्रांच है। इसे यूजुअली ग्रीन करना चाहिए, तो ये ग्रीन कलर का। ओके, ग्रीन कलर को करेंगे। ये वेन है। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर न तीन दिखाए हैं, वैसे तो ये हर जगह होते हैं सेल के। ग्रीन वाला हमें पता ही है वेन है, तो ये क्या है? ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। हेपेटिक वेन तो इधर आ गई, तो दूसरा क्या बचा? पोर्टल वेन। हेपेटिक आर्टरी, हेपार।
हेपर जो होता है, अगर आप कहीं भी हेपार देखो तो उसे समझ लेना इस चैप्टर में वो लीवर से कनेक्टेड होता है। अब चाहे हम लीवर को हेपार बोले, लीवर के डक्ट को हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट बोले, इसकी आर्टरीज और वेन्स को हम हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन बोले, चाहे कुछ भी बोले, लेकिन हेपा का मतलब लीवर के साथ ही कनेक्टेड होता है कि हेपार लीवर होता है। यहाँ पर हम रेड देखेंगे तो ये है हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच, और ये काला काला ये और कुछ नहीं बाइल डक्ट है। लीवर सबसे मेन प्रोड्यूस करता है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट अल्कलाइन नेचर का होता है, इसका मतलब इसके पीएच लेवल 7 से ज्यादा होता है, मार्क्स से ज्यादा होता है, और ये स्टोर करने के लिए लगता है गॉल ब्लैडर में। वैसे तो लिवर का जो बॉइल्ड होता है उसका पीएच लेवल 8.6 होता है, लेकिन जब वो गॉल ब्लैडर में आ जाता है उसका पीएच लेवल 7.6 हो जाता है। मतलब गॉल ब्लैडर के बाइल का पीएच लेवल 1.0 कम है लिवर के बाइल से। और गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट, ये डक्ट होती है, इसका हमने नाम दे रखा है सिस्टिक डक्ट। इसमें इससे आती है और बाइल डक्ट में चली जाती है। बाइल डक्ट, जब हमें भूख लगती है हम खाना खा लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल से खाना पेट में चला जाता है, इसोफेगस से जाकर पेट में चला जाता है। पेट से फिर वो जब आफ्टर एसिडिक हो जाता है तो एसिडिक होकर फिर वो डोडेनम में आ जाता है, और डोडेनम पे जब आता है तो हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला। हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला का दूसरा नाम है एम्प्यूला ऑफ वाटर, एम्प्यूला ऑफ वाटर। एम्प्यूला ऑफ वाटर सिस्टिक डक्ट के और बाइल डक्ट के थ्रू आता है और वहां से बाइल सिक्रीट हो जाता है, और ये बाइल जो है HCl की न्यूट्रलाइजेशन कर देती है। अगर हम ध्यान से देखें इसका पूरा फ्लो चार्ट बन सकता है बाइल जूस का। पहले लीवर से उसके भेजा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से गया सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट से गया बाइल डक्ट, बाइल डक्ट से गया हमारा स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, फिर उसके बाद आया हमारा स्फिंक्टर ऑफ हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला, फिर स्फिंक्टर ऑफ ओडी, फिर आ जाता है डोडेनम। मैंने दो नाम लिए, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन एंड स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये क्या होते हैं? स्फिंक्टर मतलब ओपनिंग, किसी की भी ओपनिंग होती है उसे हम स्फिंक्टर बोलते हैं हमारे बॉडी के अंदर। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था ईसोफेगस और स्टमक की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेगस स्फिंक्टर, है ना। वैसे ही हम इसके स्फिंक्टर को बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, जो बाइल डक्ट को लेकर आता है नीचे और पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिला देता है। जब वो दोनों मिल जाते हैं तो एक कॉमन जूस एंजाइम का जूस बनता है, जिसको हम ना वहां पर ले आते हैं हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला में, एम्प्यूला ऑफ वाटर में, जो फिर से नीचे जाकर स्फिंक्टर ऑफ ओडी से रेगुलेट होता है और वहां से डोडेनम में सिक्रीट हो जाता है। लिवर जो है फैट की सेल्स को भी स्टोर करने में हेल्प करता है, और हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा फैट को हमें सिंथेसाइज करता है और विटामिन और मिनरल्स को सिंथेसाइज बनाता है। गॉल ब्लैडर एक छोटी सी टीयर लाइक शेप होती है जिसका बस एक ही काम होता है, ये बाइल जूस को, बाइल सॉल्ट्स को स्टोर करने में हेल्प करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रैट और हॉर्सेस में गॉल ब्लैडर तो होता ही नहीं है, तो फिर लीवर बाइल जूस कहाँ स्टोर करता है? लीवर अपने पास ही बाइल जूस को रखता है, और जब उसको खाना चाहिए होता है, उसको सिक्रीट करने की जरूरत होती है, तो वो डायरेक्टली हमें ना डोडेनम में सिक्रीट कर देता है। अगर हम नीचे आए तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हमने
फंक्शंस मिलेंगे। हमने पता चल गया कि बाइल जूस सिक्रीट करता है, डीमिनेशन करता है। ये डीमिनेशन क्या हो गया? डीमिनेशन जो होता है अमीनो ग्रुप्स का, जिसे हम कहते हैं NH2 के ग्रुप्स का, उन ग्रुप को अमोनिया में कन्वर्ट करता है और फिर उसे यूरिया में कन्वर्ट कर एक्सक्रीट कर देता है यूरिन के थ्रू। यही हम नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और यूरिया को यूरिन के थ्रू निकाल देता है। उसके बाद ये हेरापिन एक है, हेरापिन एंटीकोलुगन है। हेरापिन एक हार्मोन है जिसे सिक्रीट करने में लीवर हेल्प करता है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन B12 को स्टोर करने में लीवर हेल्प करता है। फैट्स को स्टोर करने में हेल्प करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करने में हेल्प करता है, ब्लड को स्टोर करने में हेल्प करता है, वाटर को स्टोर करने में हेल्प करता है, कॉपर, आयरन, पोटेशियम जैसी चीजों को भी स्टोर करने में हेल्प करता है लीवर। कितना, तभी तो इतना बड़ा है लीवर। अगर हम आगे देखें तो ये ग्लूकोज को और अमीनो एसिड्स को फैट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे उसके अच्छी तरह से फंक्शनिंग हो पाए। लिवर कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स को भी सेक्रेट करता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं, प्रोटीन्स को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। और इसका सबसे बड़ा क्या काम होता है? जो भी पुराने या फिर डैमेज्ड हो जाते हैं आरबीसीज, जो अब किसी काम के नहीं होते, बस अगर वो हमारे ब्लड में चलते रहेंगे तो फिर क्या होगा? वेस्ट मटेरियल्स को तो हम रखना नहीं चाहते ना, कोई भी रखना चाहता है उस कूड़े को घर में। तो लीवर भी काम करता है, लीवर हमारे ब्लड को साफ रखता है, क्लीनिंग एजेंट है ये पूरे ब्लड का। यहाँ पर ये आरबीसीज को, नए आरबीसीज को चेंज कर देता है, पुराने आरबीसीज को ले लेता है और उनको बाइल पिगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। कितना सारा काम करता है हमारा लीवर। इतने ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बाद लीवर ऑब्वियसली बहुत सारा हीट को प्रोड्यूस भी करता है, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को अच्छी तरह से मेंटेन रखता है। इतना सारा काम करता है लीवर, लेकिन साथ साथ बाइल जूस भी तो कुछ ना कुछ हेल्प करता ही होगा ना। तो बाइल जूस क्या पहले तो बाइल जूस होता क्या है? बाइल जूस एक ग्रीनिश लाइक फ्लूइड होता है जिसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं, कुछ बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। बाइल सॉल्ट्स में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोक्लोरेट और सोडियम टोरोक्लोरेट होता है। ये थोड़े मुश्किल वर्ड्स हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बाइल सॉल्ट का वैसे हम कॉमन लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाइल सॉल्ट HCl को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। हमें पता होगा कि ना बाइल जूस अल्कलाइन मीडियम का होता है और HCl जो होता है वो एसिडिक मीडियम का होता है। HCl का काम अब खत्म हो चुका है, अब हमें HCl की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो अब क्या, अब बाइल जूस HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से आगे हमें प्रॉब्लम ना हो इंटेस्टाइन्स में। बहुत बड़ा काम होता है बाइल जूस का एक, वो होता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर हम पानी लें, पानी में थोड़ा ऑयल डाल दें तो ऑयल पानी में नहीं घुलेगा, राइट? वो पानी में नहीं घुलेगा, वो पानी की सरफेस में तैरता रहेगा। वही चीज होती है। इसका मतलब क्या है कि फैट्स या ऑयल्स ये सोल्यूबल नहीं होते हैं वाटर में, तो लेकिन हमें तो इनको सोल्यूबल बनाना है भैया, इनको तो हमें अब्सॉर्ब करना है। हम अब्सॉर्ब कैसे करेंगे? तो बाइल जूस क्या करता है, इन बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को, हम ग्लोब्यूल्स बोलते हैं, फैट्स के बड़े बड़े ग्लोलर सेल्स को ग्लोब्यूल्स बोलते हैं, उन ग्लोब्यूल्स को सरफेस टेंशन उनकी छोटी कर देता है। छोटी कर देगा तो फिर
एक एंजाइम होता है लिपेज, वो उस पर एक्शन कर देगा। वो उस पर एक्शन कर दिया तो फिर उसके बाद वो टूट गया, टूट कर वो फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें हम आराम से उसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये अब्सॉर्प्शन में जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन हैं उनके अब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्या क्या है? फैट, अब्सॉर्प्शन ऑफ फैट होते हैं हमारे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। पोस्टमॉर्टम एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर देता है। और लिपेज एक एंजाइम होता है, जब तक बाइल जूस फैट्स पर एक्शन नहीं करेगा, उसे इमल्सिफाई नहीं करेगा, तब तक लिपेज अपना काम नहीं कर सकता। ये मानकर चल लीजिए कि फैट्स को एक पेरेंट की जरूरत हो, लिपेज को एक पेरेंट की जरूरत होती है। जब पेरेंट्स पैसे देगा तभी तो लिपेज अपना टॉय ले पाएगा, वरना नहीं ले पाएगा टॉय। लीवर में एक बहुत अच्छी बात होती है जो किसी ऑर्गन में नहीं होती है, ये उसकी स्पेशलिटी होती है। वो ये है कि इसमें एक हाई पावर होती है रीजनरेशन की। मतलब ये रीजनरेट कर देता है अपने आप को। अगर कोई भी हमने कोई सर्जरी कर दी या फिर कोई केमिकल इंजरी हो गई इसके साथ, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर 51% का लीवर अभी भी बचा हुआ है, उसका ओरिजिनल वाला लीवर, तो फिर वो अपने आप को रीजनरेट कर लेगा भैया, आराम से कर लेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो टाइम लगेगा लेकिन आराम से कर लेगा वो। उसके बाद हम पढ़ते हैं साइनोसॉइड की और बाइल पेनालिकुलस की, कि क्या होते हैं। साइनोसॉइड और बाइल पेनालिकुलस जो होते हैं, ये दोनों ही कुछ पिगमेंट, ये दोनों ही हेल्प करते हैं ब्लड को, लिम्फ को हमारे लिवर सेल्स में अंदर जाने की। हमने बात करी कि लीवर में बाकी ऑर्गन से स्पेशलिटी क्या है, लेकिन एक मैमेलियन लीवर की स्पेशलिटी क्या है ये तो हमने बात ही नहीं करी। एक मैमेलियन लीवर की स्पेशलिटी है ग्लिसन्स कैप्सूल। फिक्र करने वाली बात नहीं है कि इसे हम खाने वाला कैप्सूल तो नहीं है, लेकिन ये एक कनेक्टेड टिश्यू है जो कहाँ पाई जाती है, हर लोब्यूल को कवर कर देती है। ये लिवर का लोब्यूल है, इसे एक कवर दे देगी ग्लिसन्स की कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल, हमने कैप्सूल का मतलब क्या होता है? कैप्सूल मतलब कवर कर देता है, कैप्सूल का मतलब कवर कर देता है। वो एक ऐसा टाइप का होता है, ये खुला हुआ है, कैप्सूल है, बंद कर देगा, पैक कर देगा उसे। तो फिर हमने ग्लिसन्स कैप्सूल का नाम लग गया है, लेकिन ग्लिसन्स कैप्सूल एक्चुअली एक कनेक्टिव टिश्यू है जो लिवर के लोब्यूल को कवर करके रखती है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमेलियन लिवर की, क्योंकि लिवर लोब्यूल तो हर लिवर में होता है, लेकिन मैमेलियन लिवर में ही सिर्फ और सिर्फ ग्लिसन कैप्सूल की होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है। मैमेलियन लिवर में कुछ जगह पर क्यूफर सेल्स भी पाए जाते हैं। ये क्यूफर सेल्स क्या होते हैं? ये क्यूफर सेल्स ही तो वो होते हैं जो वॉर्न आउट जो भी आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है और बैक्टीरिया है उनको खा जाता, उनको खा जाता है और उनसे बाइल पिगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है, अपनी रिसोर्सफुल चीज बना देता है वो। तो क्यूफर सेल्स हमारे जब हमने पढ़ा हमें फंक्शन में वो कैसे होता है, वो ऐसे हो जाता है। अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा है तो उसे कन्वर्ट करने का काम भी लीवर का ही है। ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा ग्लूकोज आ गया तो उसे हम कम कर सकते हैं, कैसे? उसे हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये कौन करता है? ये लिवर करता है। लिवर किसकी मदद से करता है? लेकिन ये लिवर पैंक्रियास की मदद से एक एंजाइम की मदद से करता है, और उस एंजाइम का नाम है इंसुलिन।
इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है और इसके प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। अगर हमने इतना पढ़ लिया है तो हम ये भी पढ़ लें कि ग्लाइकोजन को वो ग्लूकोज से भी कन्वर्ट कर सकता है लिवर सेल्स। किसकी मदद से? एक और अगर हमने ग्लूकोज को ग्लूकोजन में कन्वर्ट कर दिया तो ग्लूकोजन को भी हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लिवर भी कर सकता है। तो ये ना दोनों हो सकता है। अगर लिवर ज्यादा हो गया तो उसे ग्लूकोजन में कन्वर्ट कर दिया, अगर ग्लूकोजन ज्यादा हो गया उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। और किसकी वजह से करता है ग्लूकोज? हमने पढ़ा कि ग्लूकोज ग्लूकोजन में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन की मदद चाहिए होती है, एंजाइम की, जो पैंक्रियाज से क्रिएट करता है एंजाइम। और ग्लूकोजन को ग्लूकोज में वापस कन्वर्ट करने की एक और चाहिए होता है एंजाइम, जिसे हम क्या नाम देते हैं? इसका नाम होता है ग्लूकागॉन। इसका नाम होता है ग्लूकागॉन, जो पैंक्रियाज सिक्रीट करता है। तो इसका नाम, इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया? ग्लूकाजेनोल ग्लू ग्लूग्लाइ तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो गया। ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पैंक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।